गुड मॉर्निंग। कल मैं आपको पढ़ा रहा था अमीर देव चौहान। चौरानवे में कल अपन रणथंभौर के चौहान पढ़ रहे थे। कॉपी बंद कीजिएगा एक बार। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने रखी? गोविंदराज। किसने? कब रखी? कब रखी? गोविंदराज का बेटा कौन था? वल्हन। गोविंदराज का वल्हन का प्रहलादन। वल्हन का प्रहलादन का वीर नारायण। प्रहलादन का वीर नारायण का भागवत। वीर नारायण का भागवत का जैत सिंह। भागवत का जैत सिंह का जैत सिंह का अमीर देव चौहान के पिता का नाम जैत सिंह। पिता का नाम। माँ का नाम। माँ का नाम। पत्नी का नाम। पत्नी का नाम। बेटी का नाम। बेटी का नाम पद्मा को। पद्मा को घोड़े का नाम। घोड़े का नाम। दरबार में कितने कितने? नंबर 1 बीजादित्य। नंबर 1। नंबर 2 राघव देव। नंबर 2 कितने खम्भों की? कितने खम्भों की? क्या बोलते? न्याय की छतरी। क्या बोलते? यज्ञ कौन सा? कोटि यज्ञ। यज्ञ कौन सा? पंडित कौन? विश्वरूप। पंडित कौन? पुस्तक कौन सी? श्रृंगारहार। पुस्तक कौन सी? पुस्तक कौन सी? दिल्ली का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली का आक्रमण कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? पहली बार 1290-91 पहली बार। दूसरी बार 1292। दूसरी बार। डेरा कहाँ पे डाला? झायंदुर। डेरा कहाँ पे? रणथंभौर की कुंजी झायंदुर। रणथंभौर की कुंजी। कौन मारा गया? गुरदास सैनी। कौन मारा? जलालुद्दीन खिलजी जीत पाया क्या? जीत पाया। तो बोल के गया था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। शायद यहां तक पढ़ा के गया मैं। रणथंभौर का शासक था हम्मीर देव चौहान। रणथंभौर का शासक हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक जलालुद्दीन खिलजी। इस जलालुद्दीन खिलजी J4 जलालुद्दीन K4 खिलजी। इस जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था। कई लोग मुझे प्रेशर नजर आ रहे हैं, तो अपन पढ़ रहे हैं हम्मीर देव चौहान। इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में चौहान वंश और चौहान वंशों की एक शाखा थी रणथंभौर के चौहान, और अपन पढ़ रहे हैं रणथंभौर के चौहान। और रणथंभौर के चौहानों में एक सबसे प्रतापी शासक था हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव के बारे में पढ़ रहे हैं। हम्मीर देव के समकालीन दिल्ली का शासक जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था। सर ऐसे कैसे हो गया? भतीजा दामाद कैसे हो गया? मुस्लिमों में हो जाता है। मुस्लिमों में अपनी सगी बहन को छोड़ते हैं, बाकी सभी के साथ शादी हो जाती है। ये इनका भतीजा भी था और दामाद भी था। और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने मौका देखते ही 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। जलालुद्दीन खिलजी को किसने मार दिया? अलाउद्दीन खिलजी। किसने मारा? रणथंभौर का शासक हम्मीर देव चौहान। रणथंभौर का दिल्ली का जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली का भतीजा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। भतीजा कौन?
तो बताओ अलाउद्दीन खिलजी के साथ कितने रिश्ते हो गए? दो। कितने? नंबर एक भतीजा, नंबर एक, नंबर दो दामाद, नंबर दो। और अलाउद्दीन खिलजी ने मौका देखते ही जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। अब राजा बन गया था अलाउद्दीन खिलजी। अब राजा जब अलाउद्दीन खिलजी बन गया तो अब अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर देव चौहान पर आक्रमण करना चाह रहा है। अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर देव चौहान पर आक्रमण करना चाहता है। अब बात ये आती है कि अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर देव पर क्यों आक्रमण करना चाहता है? अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर देव पर क्यों आक्रमण करना चाहता है? तो हम्मीर देव पर आक्रमण करने का पहला कारण था जलालुद्दीन खिलजी का बदला। जलालुद्दीन खिलजी का बदला। सर ये जलालुद्दीन खिलजी का बदला क्या लेगा? इसने तो खुद नहीं जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। इसने तो खुद नहीं जलालुद्दीन खिलजी को मारा। अरे अपना भाई है, गुड मॉर्निंग जी, अपना भाई है, अपने भाई को अपन लाख पीटते हैं, पड़ोसी से पीटने देंगे क्या? पड़ोसी ने तो तू भी बोल दिया ना तो लात घुसों की मशीन में डाल के कीमा बना दें बेटा का, है ना। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मारा था, लेकिन हम्मीर देव ने भी ठोका था क्या? कितनी बार ठोका? 2 बार। कितनी बार? अभी तो मना कर रहा था, नहीं ठोका, ठोका था। कितनी बार? 2 बार। 2 बार ठोका ना, 1290 में और 92 में। तो बताओ बदला लेगा या नहीं लेगा? वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तव में क्या था? वास्तव में यह था कि जलालुद्दीन खिलजी शासक था दिल्ली का। दिल्ली का शासक हुआ करता था। जब दिल्ली का राजा हुआ करता था तो दिल्ली सल्तनत ने आक्रमण किया था रणथंबोर पर, और दिल्ली सल्तनत रणथंबोर पर अपना अधिकार नहीं कर पाई। तो यह दिल्ली सल्तनत की बेइज्जती थी, दिल्ली सल्तनत का अपमान था कि दिल्ली सल्तनत ने आक्रमण किया रणथंबोर पर और वो रणथंबोर को जीत नहीं पाई। इस कारण से इसका बदला लेने के लिए, दिल्ली सल्तनत का बदला लेने के लिए आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। तो आक्रमण करने का पहला कारण था जेके का बदला। पहला कारण क्या था? जेके का बदला, पहला कारण। दूसरा कारण था अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी वो थी साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी की नीति कौन सी? साम्राज्यवादी नीति। कौन सी? साम्राज्यवादी नीति का मतलब होता है साम्राज्य का विस्तार करना। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, सरक्रीक से बलांगो, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अधिकार होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी का। आक्रमण करने का दूसरा कारण था साम्राज्यवादी नीति। पहला कारण क्या था? जेके का बदला, पहला कारण। दूसरा कारण साम्राज्यवादी नीति। बेटा तेरे तो मैं पीछे ही पड़ गया। दूसरा कारण क्या था? साम्राज्यवादी नीति, दूसरा कारण। तीसरा कारण हुआ करता था रणथंबोर दुर्ग का महत्व। रणथंबोर का महत्व किस प्रकार से? मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि रणथंबोर दुर्ग को यदि दूर से देखें तो ये नजर नहीं आता। रणथंबोर को यदि दूर से देखें तो ये नजर नहीं आता, पास में जाके देखने पर ही नजर आता है। जिस कारण से रणथंबोर के लिए कहा जाता है कि रणथंबोर के सभी दुर्ग नंगे हैं, एक दुर्ग राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, एक दुर्ग बख्तर बंद है, वो कौन सा है? रणथंबोर। तो तीसरा कारण था रणथंबोर का महत्व। दूसरा कारण कि पहले व्यापार के 2 बड़े केंद्र, एक तो था दिल्ली और एक था मालवा। एक तो दिल्ली और एक मालवा। यदि आप दिल्ली से मालवा जा रहे हो या मालवा से दिल्ली जा रहे हो, रणथंबोर रास्ते में मिलता था। दिल्ली से मालवा जाओगे या मालवा से दिल्ली जाओगे तो रणथंबोर रास्ते में मिलता था, और रास्ते वाली चीज की वैल्यू ज्यादा होती है। तो आक्रमण करने का तीसरा कारण था रणथंबोर का महत्व। पहला कारण जेके का बदला, पहला कारण। दूसरा कारण साम्राज्यवादी नीति, दूसरा कारण। तीसरा कारण महत्व, तीसरा कारण। चौथा कारण माना गया है टैक्स। टैक्स कैसे? अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव चौहान पर टैक्स लगाया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव चौहान पर टैक्स लगाया था और हम्मीर देव ने टैक्स देने से मना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव पर टैक्स लगाया और हम्मीर देव ने टैक्स देने से मना कर दिया। इस बात से नाराज हो गया था अलाउद्दीन खिलजी। और आक्रमण करने का चौथा कारण क्या था? टैक्स। चौथा कारण, पहला कारण जेके का बदला, पहला कारण। दूसरा कारण साम्राज्यवादी नीति, दूसरा कारण। तीसरा कारण महत्व, तीसरा कारण। चौथा कारण टैक्स, चौथा कारण। पांचवा और सबसे प्रमुख कारण, तुमको जो घटना पसंद आएगी वो घटना पसंद आएगी हम्मीर हट के अनुसार। मैं तुमको जो अभी बता रहा हूं स्टोरी, ये हम्मीर हट के अनुसार बता रहा हूं। जिस हम्मीर हट के लेखक हुआ करते थे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर की पुस्तक हुआ करती है हम्मीर हट। हम्मीर हट के अनुसार बताता हूं। हम्मीर हट के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी जिनका नाम था चिमना बानो। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी जिनका नाम था चिमना बानो। ये चिमना बानो मोहब्बत करती है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति से, और सेनापति का नाम था मोहम्मद शाह। ये चिमना बानो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मोहम्मद शाह से मोहब्बत करती है, मोहम्मद शाह से प्रेम करती है। इस बात का पता चल गया था अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि चिमना बानो, जिन चिमना बानो को मराठा बेगम के नाम से भी जाना जाता है, कि चिमना बानो का चक्कर चल रहा है मोहम्मद शाह के साथ। अलाउद्दीन खिलजी ने चिमना बानो को बोला कि चिमना बानो, बस रात रात की बात है। चिमना बानो, बस रात रात की बात है, सुबह होते होते मोहम्मद शाह को मार दूंगा। बस रात रात की बात है, सुबह होते होते मोहम्मद शाह को मार दूंगा। जब कोई इंसान किसी से प्रेम करता है तो उसको अपने मन की बातें बता देता है। चिमना बानो ने मोहम्मद शाह को बोला कि मोहम्मद शाह भाग जा यहाँ से, मोहम्मद शाह भाग जा यहाँ से। अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया है, भाग जा वरना अलाउद्दीन खिलजी तुझे जान से मार देगा। मोहम्मद शाह ने कहा, टेंशन क्यों कर रही है, टेंशन मत कर, तुम्हें देख लूंगा अलाउद्दीन खिलजी को, हल्के में ले रही थी है। चिमना बानो ने कहा, मुझे पता है तेरी कितनी औकात है, ठीक है, फेंकालॉजी तो करे मत और तू यहां से रवाना हो जा। मोहम्मद शाह बोलता है, तू बोल रही है तो चला जाता हूं वरना देख लूंगा, तू टेंशन मत कर। चिमना बानो ने कहा, ना ना ना, तू चला ही जा, एक काम कर यहां से। और ये मोहम्मद शाह यहां से भागता है तो चिमना बानो बोलती है कि तू तो जा रहा है, जो जा रहा है अपने साथ में सेनापति को और ले जाना जिसका नाम है के हब्रू। अपने साथ, दोनों का मीडिएटर होगा ये, कि तू अपने साथ में ले जाना के हब्रू को, क्योंकि मीडिएटर की दोनों तरफ से ठुकाई होती है बेटा की। मीडिएटर को दोनों पक्षों के लोग ठोकते हैं। तो मोहम्मद शाह को बोला कि तू अपने साथ के हब्रू को भी ले जा। किसको ले जाना? के हब्रू। और मोहम्मद शाह के हब्रू भाग गए और भाग कर आ गए थे हम्मीर देव चौहान के पास। मोहम्मद शाह के हब्रू हम्मीर देव चौहान के पास आ गए थे। ये मोहम्मद शाह मंगोल विद्रोही हुआ करता था एक। अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव चौहान को कहा कि हम्मीर देव मोहम्मद शाह को लौटा दे, हम्मीर देव मोहम्मद शाह को लौटा दे, ये मेरा दुश्मन हुआ करता है। हम्मीर देव ने मोहम्मद शाह को लौटाने से मना कर दिया। हम्मीर देव ने मोहम्मद शाह को लौटाने से मना कर दिया। हम्मीर देव ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी, सत्पुरुष एक बार वचन बोलते हैं, केले का पेड़ एक बार फल देता है। जिस लड़की के तेल चढ़ जाता है उसकी शादी होकर ही रहती है। और हम्मीर के दरबार में कोई आ गया, हम्मीर उसे वापस नहीं लौटाता, ये हम्मीर की हट हुआ करती है। हम्मीर देव ने कहा था, सिंह सवन सतपुरुष बचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े ने दूजी बार। और हम्मीर देव ने मोहम्मद शाह को लौटाने से मना कर दिया कि अलाउद्दीन खिलजी, हम्मीर देव की शरण में कोई आ गया, हम्मीर उसे वापस नहीं लौटाता। हम्मीर अपनी हट के लिए जाना चाहता है और हम्मीर मोहम्मद शाह को नहीं लौटाएगा। और हम्मीर देव ने मोहम्मद शाह को लौटाने से मना कर दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने ज्यादा कहा
तो हमीर देव ने कहा, मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी, तू बोल रहा है मोहम्मद शाह को लौटाने की बात, ये ले मैं मोहम्मद शाह को जागीर देता हूँ, परगना देता हूँ, अब ये मेरे दरबार में रहेगा। और मोहम्मद शाह को परगना दे दिया गया था, कहाँ का? जागना। कहाँ का? अलाउद्दीन सॉरी हमीर देव ने मोहम्मद शाह को कहाँ की जागीर दी थी? जागना। कहाँ के? हमीर देव भागकर किसके पास गया? सॉरी मोहम्मद शाह भागकर किसके पास गया? हमीर देव। किसके पास? साथी कौन? के हब्रू। साथी कौन? तो आक्रमण करने का पहला कारण जेके का बदला, पहला कारण। दूसरा कारण साम्राज्यवादी नीति, दूसरा कारण। तीसरा कारण महत्व, तीसरा कारण। चौथा कारण टैक्स, चौथा कारण। पांचवा कारण मोहम्मद शाह, पांचवा कारण। साथी कौन? के हब्रू। साथी कौन? जागीर कहाँ की? जागना। कहाँ के? जब अलाउद्दीन खिलजी को मना कर दिया था हमीर देव ने कि अलाउद्दीन खिलजी मैं मोहम्मद शाह को नहीं लौटाऊंगा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ठीक है हमीर देव, जब आपको नहीं लौटाना तो कोई बात नहीं, आप मत लौटाइएगा। अब आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। अब आक्रमण कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर रहा है हमीर देव चौहान पर। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण किया? हमीर देव। किस पर किया? और हमीर देव पर आक्रमण किया था 1299, 1299। आक्रमण कब किया? 1299। कब किया? रणथंबोर का शासक कौन? हमीर देव। रणथंबोर का आक्रमण किसने? अलाउद्दीन खिलजी। किसने? आक्रमण कब किया? 1299। कब किया? और 1299 में जब आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव पर आक्रमण करने के लिए 3 सेनापति भेजे थे। नंबर 1 था नुसरत खां। कितने सेनापति भेजे? 3। कितने? नंबर 1 था नुसरत खां, नंबर 2 था उल्गू खां, और नंबर 3 था अलप खां। किसकी? दुर्ग की या फिर वंश की? रतिपाल नाम का एक था, रंतैपुर के नाम से पहली बार स्थापना करता है। स्थापत्य कला पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे इसके बारे में। आक्रमण करने के लिए कितने सेनापति भेजे? 3। कितने? नंबर 1 नुसरत खां, नंबर 1। नंबर 2 उल्गू खां, नंबर 2। नंबर 3 अलप खां, नंबर 3। कितने भेजे? 3। कितने? नंबर 1 नुसरत खां, नंबर 1। नंबर 2 उल्गू खां, नंबर 2। नंबर 3 अलप खां, नंबर 3। कितने भेजे? 3। इधर से हमीर देव ने 2 भेजे थे। नंबर 1 था भीम सिंह और नंबर 2 था धर्म सिंह। हमीर देव ने कितने भेजे? 2। कितने? नंबर 1 भीम सिंह, नंबर 1। नंबर 2 धर्म सिंह, नंबर 2। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने भेजे? 3। कितने? नंबर 1 नुसरत खां, नंबर 1। नंबर 2 उल्गू खां, नंबर 2। नंबर 3 अलप खां, नंबर 3। हमीर देव ने कितने? 2। कितने? नंबर 1 भीम सिंह, नंबर 1। नंबर 2 धर्म सिंह, नंबर 2। और दोनों की दोनों आमने सामने हो गए थे हिंदू वाट नामक स्थान पर। दोनों की दोनों आमने सामने हुए थे हिंदू वाट। कई जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इस युद्ध को हिंदू वाट का युद्ध भी कहा जाता है। हिंदू वाट का युद्ध कब हुआ था? 1299। कब हुआ? आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया? कितने भेजे थे? 3। कितने? नंबर 1 नुसरत खां, नंबर 1। नंबर 2 उल्गू खां। तू बहुत वासी रहती है बेटा। नंबर 2 उल्गू खां, नंबर 3 अलप खां, नंबर 3। हमीर देव ने कितने? 2। कितने? नंबर 1 भीम सिंह, नंबर 1। नंबर 2 धर्म सिंह, नंबर 2। कहा जाता है कि इधर से नुसरत खां मारा गया था। कुछ इतिहासकारों का कहना है
कि नुसरत खां 1299 में नहीं 1301 में मारा गया था। कुछ का कहना है कि ये 1299 में ही मारा गया। इधर से नुसरत खां मारा गया, हम्मीर देव की सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर वार कर रही है और हम्मीर देव की सेना ने AK की सेना की हालत खराब कर दी। हम्मीर देव की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना की हालत खराब कर दी। नुसरत खां मारा गया, AK की सेना झाड़ियों में छुप गई। हम्मीर देव की सेना ने आगे उसका पीछा करना उचित नहीं समझा और हम्मीर देव की सेना वापस आने लगी। हम्मीर देव की सेना जब वापस आने लगी तो इतिहासकारों का कहना है कि AK की सेना ने हम्मीर की सेना पर पीछे से वार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हम्मीर देव की सेना पर पीछे से वार किया जब उसके मोबाइल की स्क्रीन फूट गई, लेकिन फिर भी उसको ध्यान नहीं आया। पीछे से वार किया और जब पीछे से वार किया तो पीछे से वार के दौरान भीम सिंह मारा गया। कौन मारा गया? भीम सिंह। कौन मारा? इधर से कौन मारा? नुसरत खां। इधर से भीम सिंह। इधर से युद्ध का कोई फैसला नहीं निकला। आक्रमण कब किया? 1299। कब किया? रणथंभौर का शासक हम्मीर देव। रणथंभौर का आक्रमण किसने? अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमण किसने कब किया? 1299। कब किया? आक्रमण करने कितने? 3। कितने? नंबर 1 नुसरत खां, नंबर 1। नंबर 2 उल्गू खां, नंबर 2 हिंदू वाट। रणथंभौर के पास में ही है मैडम। 19-20 की डेट वाली क्लास की PDF दीपक जी मैं अभी टेक्निकल टीम को बोल देता हूं, वो डाल देंगे, है ना। कितने भेजे थे? 3। नंबर 1 नुसरत खां, नंबर 2 उल्गू खां, नंबर 3 अलप खां। इधर से 2 भीम सिंह और धर्म सिंह। इधर से नुसरत खां मारा गया, इधर से भीम सिंह मारा गया। कोई फैसला नहीं निकलता। जब कोई फैसला नहीं निकला, इधर से जब भीम सिंह मारा गया तो कहा जाता है कि हम्मीर देव चौहान ने दोषी ठहराया था धर्म सिंह को। दोषी धर्म सिंह को ठहराया था कि धर्म सिंह, ये भीम सिंह आपकी वजह से मारा गया है। ये भीम सिंह आपकी वजह से मारा गया है। यदि आप युद्ध में थोड़ा सा ध्यान देते तो ये धर्म सिंह नहीं मारा जाता, भीम सिंह नहीं मारा जाता। और दोषी किसको ठहरा दिया था? धर्म सिंह। और कहा जाता है कि धर्म सिंह को अपनी सेना में से निकाल दिया। कुछ लोगों का तो मानना है कि इसकी आंखें फोड़ दी गईं और इसको सेना से बाहर निकाल दिया गया था। और इसी का दूसरा भाई था भोज, और भोज को नया सेनापति बना दिया। लेकिन भोज क्या है, इतना योग्य नहीं था जितना योग्य कौन था? धर्म सिंह। तो भोज इतना योग्य नहीं था, तो बाद में हम्मीर देव ने भोज को हटा दिया और धर्म सिंह को वापस राजा बना दिया। लेकिन धर्म सिंह के मन में थोड़ी सी एक बेइज्जती की भावना बैठ गई थी कि हम्मीर देव ने मेरी बेइज्जती की है, हम्मीर देव ने मेरी बेइज्जती की है। इधर से अलाउद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया। अलाउद्दीन खिलजी जब जीत नहीं पाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि यार जीतना तो होगा रणथंभौर को, कैसी भी हालत में रणथंभौर को जीतना होगा। तो अब अलाउद्दीन खिलजी खुद आक्रमण करने के लिए आता है। उल्गू खां के नेतृत्व में अब खुद आक्रमण करने के लिए आया, और खुद आक्रमण करने के लिए आया था 1301 में। आक्रमण करने के लिए कब आया? 1301। कब आया? पहली बार कब किया? 1299। कब किया? कहां पर? हिंदू वाट। कहां पर? खुद कब आया? 1301। कब आया? और 1301 में ये चारों ओर से हम्मीर देव चौहान को घेर लेता है। चारों ओर से हम्मीर देव चौहान को घेर लेता है, लेकिन हम्मीर देव चौहान दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल रहा। हम्मीर देव चौहान दुर्ग का जब दरवाजा नहीं खोल रहा तो कहा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर खाने के लिए अनाज खत्म हो गया। रणथंभौर दुर्ग के अंदर खाने के लिए अनाज खत्म हो गया। जब रणथंभौर में खाने के लिए अनाज खत्म हुआ तो अब हम्मीर देव को दरवाजा खोलना पड़ा। तब से हम्मीर देव के लिए और रणथंभौर के लिए किंवदंती बन गई थी कि रणथंभौर में सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना मुश्किल हो गया था।
रणथंभौर के लिए कहा गया था कि रणथंभौर में यदि कोई सोने के 2 दाने भी देता और बोलता कि एक अनाज का दाना दे दिया जाए तो वो भी मुश्किल हो गया था। तो रणथंभौर के लिए किंवदंती बनी थी कि यहां पर सोने के 2 दानों के बदले अनाज का एक दाना मुश्किल हो गया था। इधर अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि यार हम्मीर देव को जीतना बहुत मुश्किल है, आमने सामने युद्ध करके हम्मीर देव को नहीं जीत सकते। आमने सामने युद्ध करना बहुत मुश्किल हुआ करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव के साथ बेईमानी की। अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव के साथ बेईमानी की थी और हम्मीर देव के 2 दुर्गपाल हुआ करते थे, रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल। और रणमल और रतिपाल के साथ एक व्यक्ति और हुआ करता था जिसका नाम था सुरजन शाह। कितने व्यक्ति थे? 3। कितने? नंबर 1 रणमल, नंबर 1, नंबर 2 रतिपाल, नंबर 2, नंबर 3 सुरजन शाह, नंबर 3। कितने लोग थे? 3। कितने? नंबर 1 रणमल, नंबर 1, नंबर 2 रतिपाल। तू जब तक गर्दन के हाथ लगा के बैठेगी तब तक उबासी लेती रहेगी। ऐसे बैठ रहती है, बोलती नहीं है सीधी, फिर चुप हो जाती है। मीन सेनापति कितने? फिर बाद में सेनापति कितने? 3। कितने? नंबर 1 रणमल, नंबर 1, नंबर 2 रतिपाल, नंबर 2, नंबर 3 सुरजन शाह। सीधी बैठ दूं। ये हाथ हटाया तो ये लगा लिया, यहां से हटाया तो यहां लगा लिया, हाथ हटाया तो ये सेनापति कितने? 3। कितने? नंबर 1 रणमल, नंबर 1, नंबर 2 रतिपाल, नंबर 2, नंबर 3 सुरजन शाह, नंबर 3। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है रणमल रतिपाल सुरजन शाह को कि रणमल रतिपाल तुम मुझे रणथंभौर जितवा दो। रणमल रतिपाल तुम मुझे रणथंभौर जितवा दो, मैं तुम्हें यहाँ का बादशाह बना के चला जाऊंगा। रणमल रतिपाल सुरजन शाह तुम मुझे रणथंभौर जितवा दो, मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना के चला जाऊंगा। रणमल रतिपाल ने कहा पक्की बात? कि कतई पक्की बात बोल रहा हूँ। तुम मुझे राजा बनाओ, तुम मुझे रणथंभौर जितवाओ, मैं तुम्हें यहाँ का बादशाह बना के जाता हूँ। रणमल रतिपाल ने कहा ठीक है। और रणमल रतिपाल ने हम्मीर देव के साथ विश्वासघात किया और बीच रणभूमि में मिल गए थे अलाउद्दीन खिलजी की ओर। आक्रमण कब किया? 1301। कब किया? राजा कौन? हम्मीर देव। राजा कौन? आक्रमण कब किया? 1301। कब किया? विश्वासघात कितने? 3। कितने? नंबर 1 रणमल, नंबर 1, नंबर 2 रतिपाल, नंबर 2, नंबर 3 सुरजन शाह, नंबर 3। शासक कौन? हम्मीर देव। शासक कौन? दिल्ली का जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली का भतीजा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। भतीजा कौन? रिश्ते कितने? 2। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 दामाद, नंबर 2। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मारा? जलालुद्दीन खिलजी। किसको? कब मारा था? 1296। कब मारा था? हम्मीर देव पर आक्रमण करने का पहला कारण जेके का बदला, पहला कारण। दूसरा कारण साम्राज्यवादी नीति, दूसरा कारण। तीसरा कारण महत्व, तीसरा कारण। चौथा कारण टैक्स, चौथा कारण। पांचवा कारण मोहम्मद शाह, पांचवा कारण। साथी कौन? के अब्रू। साथी कौन? कहाँ की जागीर? जागना। कहाँ की? आक्रमण किसने? अलाउद्दीन खिलजी। किसने? कब किया? 1299। कब किया? कितने भेजे? 3। कितने? नंबर 1 नुसरत खां। आगे बुला लूंगा। नंबर 1 कौन था? नुसरत खां। नंबर 1। नंबर 2 उल्गू खां। नंबर 2। नंबर 3 अलप खां। नंबर 3। हम्मीर देव ने कितने? 2। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। आमने सामने कहाँ हुए? कहाँ हुए? कई तो बोलते ही नहीं है। और कई बार क्या होता है कि मेरे से आई कांटेक्ट हो जाता है, तो आई कांटेक्ट हुआ तब तक हिंदू तो निकल गया, बाट ही बाट बचा।
तो डर का मारे बोलते बाट बाट बाट, हिंदू तो निकल गया और बोलते बाट। युद्ध कौन सा हुआ? हिंदू बाट। कौन सा? कब हुआ? 1299। कब हुआ? इधर से कौन मारा? नुसरत खां। इधर से, उधर से भीम सिंह, उधर से कोई फैसला निकला क्या? खुद कब आया? 1301। कब आया? विश्वासघात कितने? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। रणमल रतिपाल सुरजन शाह ने विश्वासघात किया और ये हम्मीर देव चौहान लड़ते हुए मारे गए। लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कौन हुए? हम्मीर देव। हम्मीर देव चौहान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। हम्मीर देव की पत्नी कौन थी? रंग देवी। पत्नी कौन? हम्मीर देव की पत्नी हुआ करती थी रंग देवी और बेटी हुआ करती थी पद्मा देवल देव। पत्नी कौन थी? रंग देवी। पत्नी कौन? बेटी कौन? पद्मा। बेटी कौन? और रंग देवी और पद्मा ने जौहर किया था। सर जल जौहर पढ़ा है हमने जी, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, लेकिन ये जल जौहर सिर्फ गाइडों में दिया हुआ है, किसी प्रमाणिक बुक में आपको जल जौहर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, अपन जल जौहर मान लेते हैं, जौहर था कैसे भी कर लीजिए। जौहर किसने किया? रंग देवी। जल जौहर के लिए साक्ष लोग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि रणथंभौर दुर्ग के अंदर पद्मा तालाब है। रणथंभौर में पद्मा तालाब है और कहा जाता है कि पद्मा ने इसी पद्मा तालाब में कूद के जौहर किया था और जौहर पद्मा के नेतृत्व में किया गया था। जौहर किसने किया? रंग देवी। जौहर किसने? बेटी कौन? पद्मा। बेटी कौन? लड़ते हुए कौन मारे गए? हम्मीर देव चौहान। कौन मारे? पत्नी कौन? रंग देवी। पत्नी कौन? बेटी कौन? पद्मा। बेटी कौन? और यह राजस्थान का पहला शाखा था। राजस्थान का कौन सा शाखा? पहला। कौन सा? कब हुआ था? 1301। कब हुआ? अब बात ये आती है, सर शाखा क्या होता है? शाखा किसे कहते हैं? तो आप मेरी तरह गांव के रहने वाले होंगे, आप में से कोई ऐसा भी है जो आज तक कभी गांव में नहीं रहा हो? सब रहे ना गांव में। अब तुम गांव में रहे होंगे तो गांव की कल्चर देखते हैं अपन एक बार। गांव में खेत भी होते हैं और खेत होते हैं, गांव में एक आदत होती है लोगों की, खुद का खेत चाहे 2 बीघे का है, 5 बीघे का है, लेकिन जब तक पड़ोसी की मेड़ नहीं काटी ना, थोड़ी सी फीलिंग ऐसी लगती है कुछ कमी है जिंदगी में। जब ट्रैक्टर से हल जोतते हैं ना, तो खुद के खेत में ट्रैक्टर नहीं चलाते, पहले मेड़ पे चलाते हैं, बगल में पड़ोसी की मेड़ काट लेते हैं। तो आपने देखा होगा गांव में अक्सर लड़ाइयां हो जाती है, लाठियों से लड़ाई होती है। देखिए लाठियों की लड़ाई, किस किस की हुई है लाठियों की लड़ाई? हाँ देखी है, हुई भी है, गुजर है। डट जा बेटा, लाइव चल रही है, वरना बताता तुमको, तुमको बोलने नहीं देता मैं। वो बच्चे भाई परेशान होते हैं फिर लाइव वाले, वरना कोई बात नहीं। तो नहीं 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 नहीं, बता रहा हूं मैं। लाठियों की लड़ाई देखी तो होगी, किस किसने नहीं देखी? देखी तो सबने, देखी भी नहीं? नहीं देखी? अरे तू सपूत होए, तेरी आधी जिंदगी तो मेड़ काटे में निकल गई। उन्होंने कहा लड़ाई ना देखी, कोई बात नहीं। तो लाठियों की लड़ाई जब होती है ना, मजा बहुत आता है देखने में। लड़ाई देखने में करने में नहीं आता। छोटे छोटे से थे, खूब लड़ाई होती थी गांव में। स्कूल जाते बैग टंगा हुआ है, अपन लड़ाई देखने में बिजी। कई बार तो स्कूल के 1-2 लेक्चर निकल ही जाते थे, इतना मजा आता था लड़ाई देखने में। और जब बंद हो जाती थी ना, तो अंदर से मलाल होता था, थोड़ी देर और चलती बढ़िया रहता हो, क्योंकि उस समय इतनी समझदारी नहीं थी, तो ऐसा लगता था कि थोड़ी देर और चलती ठीक रहता। वो गाँव का बचपन बहुत अच्छा मिलता है। शहर के लोगों की कहाँ जिंदगी होती है, गाँव का बचपन बहुत सुंदर। गांव पता है शहरों में कैसे खेलते हैं? शहरों में खेलते वीडियो गेम से, या कोई टीवी में गेम खेलते हैं। गांव में कई किससे खेलते? आजा गिल्ली डंडा, आजा एक बाजी खेल रहा, आजा। या फिर वो कांच की गोली खेले होंगे, या फिर वो ट्रैक्टर बनाते थे। ट्रैक्टर नहीं बनाया? अब गांव में क्या था कि अपन को गंदी आदत कि अपन चप्पल पे नहीं पहनते थे, क्योंकि अपन की चप्पल भूल जाते थे।
स्कूल गए तो स्कूल में चप्पल भूल गए तो अपन चप्पल नहीं पहनते, लेकिन माँ की ममता बोलती है नहीं बेटा चप्पल पहन, तो अपन चप्पल भूल जाया करते थे इसलिए नहीं पहनते थे। मम्मी लड़ती थी कि नहीं चप्पल पहन, अपन नहीं पहनते, नहीं मैं नहीं पहनूं मेरी खो जाएंगी फिर तुम पीटोगे मेरे को, और घर वाले पीटते थे। आजकल कहाँ पीटते हैं घर वाले। पहले बात करें हमारे शासन काल की बात करें तो उस समय खतरनाक पिटाई नहीं दुचाई, 3 डिग्री है पिटाई कुटाई दुचाई सुपरलेट। आजकल तो छोटा बच्चा ही बोल देता है अपने पापा को पापा दिमाग खराब मत करो मेरा। ओ तेरी तो इसका दिमाग भी खराब होता है क्या। हम तो जब 10वीं 12वीं तक पढ़ते थे ना हमको यही नहीं पता था दिमाग खराब भी होता है क्या। और आजकल तो बच्चा पापा से बात कर लेता है। हमारे टाइम पे जब हम छोटे से थे तो पापा तो दुनिया का सबसे खतरनाक आइटम थे। ऐसी कंडीशन पापा घर के अंदर हम बाहर, पापा बाहर हम अंदर, बहुत बुरी हालत थी। पापा के सामने बोलते नहीं थे। और कई बार क्या होता खेलने चले गए, खेल के जब वापस लौट रहे तो पता कर लेते थे पहले ही घर पे पापा घर पे ही है क्या। और पापा घर पे होते ना तो अपन जाते ही नहीं, और फिर भी यदि जाना भी पड़ गया तो गली कूचरियों में होके जाते। लेकिन वो बाप है वो तो उसकी जैसी नजर पर इधर उधर खाओ घूम रहा है और उतार के जूती सीधी कनपटी है, लेकिन अपन बोलते ही नहीं थे। पिट लिया तो पिट लिया कोई बात। आजकल कहां पीटते हैं। पहले सामूहिक परिवार में रहते थे हम, और भाई साहब सारे घर वाले मिलके पीटते थे, मिलके पीटते। लेकिन अपन कौन से कम है, अपन रोटी खा रहे हैं और पड़ापट पड़ रही है, खूब पिटाई चल रही है। माँ बोलती थी रुक जा थोड़ी देर पीछे खा लीजिए पिट ले पहले। अरे नहीं मम्मी चलन दे कापा तो बाद में ज्यादा रोटेशन बन जाए। सच में ये हालत थी। मेरा एक चाचा तो इतना खतरनाक किराने की दुकान करता था। वो किराना जानते हो, जनरल स्टोर की, अब परचूने की, तो गांव में परचूने की दुकान करता। वो सुबह 7 बजे जाके दुकान पे बैठ जाता था। सर्दियों के दिन हमारे स्कूल 10 बजे के, और वो चाचा इतना बदमाश भाई कि 10 बजे हम स्कूल गए और यदि चाचा की 10-11 बजे तक भोनी ना हुई, भोनी जानो बिक्री, यदि चाचा की 10-11 बजे तक बिक्री ना हुई ना तो स्कूल में आ जाओ। बाको खोपड़ो खराब क्योंकि बाकी बिक्री ना हुई, और वो स्कूल में आ जाओ और बोलो बोल तेरे को पहाड़ो। अरे भाई तेरी बिक्री ना हुई हमने क्यों पीटे, और बाकी दुकान पे बिक्री ना हो गई और वो हमने पीटे हो। वो स्कूल आते ही हम समझ जाते थे कि इसकी बिक्री नहीं हुई है और या को खोपड़ो खराब है पीटे को हमने। तो बहुत पीटते थे गांव में। तो गांव में जब लड़ाई होती तो आपने देखा होगा कि आदमी अपने सिर पे कुछ ना कुछ बांध के जाता था, नहीं देखा, स्वापी तौलिया, क्यों खोपड़ा ना फूट जाए, यही तो है सीपीयू। नहीं उसका मतलब ये नहीं होता था, उसका मतलब ये होता था कि मैं अपने सिर पे कफन बांध के जा रहा हूं, पता नहीं वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। आप में मारवाड़ से है कोई जी, कहां से हो, नागौर, भीलवाड़ा, आप मेवाड़ से चले गए। हाँ हाँ आइएगा। तो बात चल रही थी मारवाड़ की। तो मारवाड़ में आज भी रिवाज होता है कि मारवाड़ क्षेत्र में क्या होता है कि आदमी कभी भी अपने सर पे टावल वगैरह नहीं रखता, कभी भी नहीं रखता। जैसे पूर्वी राजस्थान में आदमी क्या होता है, गर्मी पड़ी तो स्वापी, सर्दी पड़ गई, देख भाई ने दे रखी है स्वापी, ये स्वापी हमेशा अपने साथ में रहेगी। मारवाड़ में नहीं रखते ऐसे। मारवाड़ में कहा जाता है, मारवाड़ वाले भाई देखा होगा, मारवाड़ वाले, मैं विशेष तौर से मारवाड़ वालों से बात कर रहा हूं, इनके यहाँ बहुत वक्त आने पे बताऊंगा, है ना। तो ये समझ गए। तो वहां पे कभी भी सिर में टावल वगैरह नहीं रखते, क्योंकि कहा जाता है कि वहां से सिर पे टावल दो ही कंडीशन में रखी जाती है, या तो आदमी किसी के दाह संस्कार से वापस लौट रहा है तो रखी जाती है, या किसी से लड़ाई हो गई तो रखी जाती है, नॉर्मली नहीं रखते। राजा महाराजा भी जब युद्ध करने के लिए जाते थे
तो अपने सिर पे केसरिया रंग का साफा बांध के जाते थे। राजा महाराजा जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो सिर पे केसरिया रंग का साफा बांध के जाते थे, और केसरिया रंग का साफा बांध के जाते और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त यदि होते उसको बोलते थे केसरिया करना। राजा यदि लड़ता हुआ मारा गया क्या कहलाएगा? केसरिया करना। क्या कहलाएगा? और दुर्ग की इज्जत, अपनी आबरू बचाने के लिए जब रानियां ललनाएं मारी जाती थी उसको बोलते थे जौहर करना। राजा लड़ता हुआ मारा गया क्या कहलाएगा? केसरिया करना। राजा मारा गया केसरिया करना, और रानियां मारी जाती तो जौहर करना। और जब ये दोनों एक साथ हुआ करते थे उसको बोलते थे शाका। जहां पर केसरिया भी हुआ है और वहां पर जौहर भी हुआ है उसको क्या कहा जाता है? साका। और राजस्थान का पहला साका कब हुआ? 1301। कब हुआ? राजस्थान में कुल साके हुए हैं 12.5। सर मान लिया आपकी बात कि केसरिया और जौहर दोनों हुए तो क्या कहलाएगा? शाका। लेकिन ये आधा क्या सीन है? आधे का क्या सीन है बताता हूं जी। जैसलमेर 12.5 किस प्रकार से हुए थे? 3 हुए थे मेवाड़ में, 2.5 हुआ जैसलमेर, 2 गागरोन, 2 सिवाना, 1 हुआ था रणथंबोर, 1 हुआ था जालोर, 1 हुआ था भटनेर। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 10 11 12 और आधा 12.5। आधा के मतलब क्या होता है? जैसलमेर का 2.5 साका प्रसिद्ध हुआ करता है, जैसलमेर का अर्ध साका भी प्रसिद्ध हुआ करता है। कैसे हुआ? क्या था कि जैसलमेर का राजा था लूणकरण भाटी। जैसलमेर का राजा था लूणकरण भाटी। लूणकरण भाटी पर आक्रमण किया था अमीर अली ने। अमीर अली ने जब आक्रमण किया तो लूणकरण भाटी युद्ध करने के लिए गए और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन अमीर अली दुर्ग में इतनी तेज गति से प्रवेश कर पाया क्योंकि जैसलमेर में पानी तो थोड़ा सा कम है ही है, तो वहां पे पानी नहीं था। पानी नहीं था इस कारण से रानियों को पानी में कूदने की व्यवस्था हुई नहीं। और अमीर अली कहा जाता है कि दुर्ग में इतनी तेज गति से प्रवेश किया कि रानियां चिता लगाने में असमर्थ रही थी। तो कुछ लोगों का तो इतना बोल दिया जाता है कि यहां पर रानियां नहीं मरी। साहब राजस्थान के शौर्य पर शक करना हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी। राजस्थान के राजाओं ने, राजस्थान की रानियों ने वो त्याग किया है साहब कि इतिहास में दूसरी रियासत के, दूसरे राज्य के लोग नहीं कर पाए थे। जब राजाओं का मनोबल टूटा तो यहां रानियों ने अपने सिर काट के दिए हैं। जब जरूरत पड़ी तो रानियों ने यहां पे खड़ग उठाए हैं। इस प्रकार से त्याग होने के बावजूद भी यदि हम शक करें वो अपने लिए मूर्खता होगी साहब। जब अमीर अली ने आक्रमण किया तो रानियां चिता लगाने में समय नहीं मिला था, तो रानियां अपनी आबरू बचाने के लिए जट से टंगी हुई तलवारों को खींचा और तलवारों को खींचकर खुद को घुसाकर और अपने आप को मार लिया था रानियों ने। लेकिन इतिहासकारों ने इस प्रकार से मारने को जौहर की संज्ञा नहीं दी थी। इतिहासकारों ने कहा था कि जौहर या तो आग में या पानी में कूद कर ही मारा गया। तो क्या सर इस प्रकार से मारा गया वो त्याग हमारा फ्री में चला गया? क्या उन रानियों का त्याग कोई बलिदान नहीं माना गया? उनका माना गया था। इसे रक्त स्नान कहा गया था। इसे जौहर की संज्ञा ने देके इस रानियों के त्याग को रक्त स्नान कहा गया था कि रानियां खून से नहाई थी, तलवारों से नहाई थी। इसे जौहर की संज्ञा नहीं हुई थी। यहां पर केसरिया तो हुआ, केसरिया तो हुआ, लेकिन इस त्याग को जौहर नहीं बताया गया था। केसरिया और जौहर दोनों होते हैं तब क्या कहलाता है? शाका। तो केसरिया तो हो गया लेकिन जौहर नहीं हुआ, तो बताओ पूरा साका या आधा? आधा। आधी चीज हो गई, आधी नहीं हुई। इस कारण से इसे अर्ध साका कहा जाता है। और राजस्थान में अर्ध साका है जैसलमेर। कोई नहीं, जैसलमेर पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे अपन। तो राजस्थान का पहला साका कब हुआ था? 1301। कब हुआ था? लड़ते हुए कौन मारे गए? हमीर देव। कौन मारे? पत्नी कौन? रंगदेवी। पत्नी कौन? बेटी कौन? पद्मा। बेटी कौन? राजस्थान का कौन सा साका? पहला। कौन सा? और ये अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ उल्गू खां, सॉरी रणथंबोर उल्गू खां को सौंप गया था। रणथंबोर किसको सौंप गया? उल्गू खां। किसको? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर उल्गू खां को सौंप दिया।
कहा जाता है कि हम्मीर देव ने अपनी जिंदगी में 17 युद्ध किए थे। हम्मीर देव ने भीम रस के अर्जुन देव को पराजित किया। हम्मीर देव ने थार के भोज को पराजित किया। हम्मीर देव ने मेवाड़ के समर सिंह से कर वसूला। अपनी जिंदगी में 17 युद्ध किए थे, जिनमें से 16 में विजय प्राप्त की थी, सिर्फ इसमें हार हुई थी। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक विद्वान था जिसका नाम था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। मतलब क्या हुआ सर? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। कुफ्र का मतलब होता है धर्म। कुफ्र का मतलब है धर्म। कि आज तक जो हिंदू धर्म का गढ़ था, क्योंकि हम्मीर देव ने किसी को जीतने नहीं दिया था, एक तरफा अधिकार किया था रणथंभौर पर हम्मीर देव ने, कि आज तक जो हिंदू धर्म का हुआ करता था, हिंदू धर्म का गढ़ था, आज वो किसका हो गया? इस्लाम का हो गया है। तो अमीर खुसरो ने जीतने के बाद कहा था, अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बाद कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। देखो, ऐसे दो स्टेटमेंट आए हैं इतिहास में। एक स्टेटमेंट तो है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है, जबकि मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो मारवाड़ के एक राजा हुए थे जिनका नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी जमरूद। जमरूद नामक स्थान है अफगानिस्तान। और महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज मेरा कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज मेरा कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है, जबकि रणथंभौर के लिए अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। कौन सा साका हुआ था? पहला। कौन सा? कब हुआ था? 1301। कब हुआ था? रणथंभौर किसको सौंप गया? उल्गू खां। किसको? रणथंभौर उल्गू खां को सौंप गया था। अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। इन अमीर खुसरो की दो पुस्तकें हुआ करती थी। अमीर खुसरो की दो पुस्तक। पहली पुस्तक थी खैजाइन उल फतुह। खैजाइन उल फतुह। पहली पुस्तक कौन सी? खैजाइन उल फतुह। पहली कौन सी? और दूसरी हुआ करती थी मिफ्ता उल फतुह। मिफ्ता उल फतुह। अमीर खुसरो की कितनी? दो। कितनी? नंबर 1 खैजाइन उल फतुह, नंबर 1। नंबर 2 मिफ्ता उल फतुह, नंबर 2। पहली कौन सी? खैजाइन उल फतुह। पहली कौन सी? नंबर 2 मिफ्ता उल फतुह। बेटा काई को टाइम खर्च करने से क्या मतलब है? 2 घंटे बैठती हो, कुछ मतलब ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा? इससे अच्छा तो 2 घंटे सोओगे तो कम से कम वो काम तो आएगा, रिलैक्स तो फील करोगे कम से कम। मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा ऐसे। जब आपका दिमाग कहीं और चल रहा होता है ना, अपन पढ़ा रहे हैं तो अपन को 100% चाहिए। अपन को बिल्कुल, जब हम 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तेरे आज 14 घंटे मेरी, मैं 14 घंटे पढ़ाने के बाद जब तुमको ये रियलाइज नहीं होने दे रहा कि मेरी 14 घंटे क्लास हुआ करती है, तुम 4 घंटे पढ़ने के बाद अमीर खुसरो की कितनी पुस्तक? 2। कितनी? आप अपने साथ गलत कर रहे हो, हमारे साथ गलत नहीं कर रहे हो। और एक बार जब मौका और समय निकल गया ना, जिंदगी में दोबारा चांस नहीं देते, दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा जिंदगी में। ऐसे काम मत करो यार। मैं अपनी एनर्जी से दुगना करके तुमको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक शब्द याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद आप अमीर खुसरो की कितनी पुस्तक? 2। कितनी? नंबर 1 खैजाइन उल फतुह। कल से लड़कियां इधर बैठेंगी एक तरफ, दिखता नहीं है तो आगे की 3 लाइनों पे ये बहनें बैठेंगी, पीछे की में आप बैठ जाना। 2-3 लाइन छोड़ के फिर आप, क्लास ही अव्यवस्थित हो रखी है।
इधर बीच में ये गैप आ रहा है, इधर ये गैप आ रहा है, किसी पे बराबर नजर नहीं जा रही। अब ये छुटकी छुटकी सी पीछे जाके बैठ गई, पता ही नहीं चल रहा है ये कहाँ ध्यान है कहाँ नहीं है। आगे बैठोगी बेटा कल से, दोनों तीनों चारों पांचों जो ये पीछे बैठी है ना, कल से आगे बैठोगी आप, फिर ये इनको जगह मिलेगी तो ये बैठ जाएंगे, नहीं बैठेगी तो पीछे बैठ जाएंगे। सिस्टम से योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आदमी सफल होता है। सफल आदमी कोई अलग काम नहीं करता, उसका काम करने का अंदाज अलग होता है, सिस्टम अलग होता है। पांडवों को कौरव भगा भगा के मारते, यदि भगवान कृष्ण के पास योजना अच्छी नहीं होती तो। एक कौरव नहीं मरता पांडवों से, एक से एक बलशाली थे कौरवों के साथ। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे, अश्वत्थामा थे, कर्ण था, बहुत प्रतापी थे वो। उनको मारना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और उनको मारा, क्योंकि भगवान कृष्ण की योजना बहुत अच्छी थी, सिस्टम बहुत अच्छा था भगवान कृष्ण का। आमने सामने युद्ध करके मारते कर्ण को, तब देखते हम। अर्जुन मार नहीं पाता कर्ण को। भीष्म पितामह का तो सवाल ही नहीं उठता साहब। भीष्म प्रतंचा की प्रतंचा खींचने मात्र से महिलाओं के गर्भपात हो जाया करते थे, इतना बलशाली हुआ करता था वो। गुरु द्रोण जो सबका गुरु हुआ करता था, तो उसको मारना। अश्वत्थामा जिसको आज तक अमर होने का वरदान हुआ करता है, उनको मारना बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन भगवान कृष्ण की योजना उस चैलेंज से ज्यादा सुंदर थी। भगवान कृष्ण ने योजना बहुत सुंदर तरीके से बनाई थी, और योजनाओं की वजह से ही पांडव जीत गए थे, वरना पांडव नहीं जीत पाते। इसलिए आदमी का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, योजना अच्छी होनी चाहिए। अखाड़े में कूदने वाला हर व्यक्ति बलशाली होता है। ताकतवर बने ताकत का आदमी अखाड़े में नहीं कूदता पहलवानी करने के लिए, लेकिन जिसके पास दाव अच्छी होती है, जिसके पास योजना अच्छी है, जिनके पास दावों को काटना आता है, वो आदमी अक्सर जीत जाता है। और जो नहीं आता वो अक्सर रह जाता है साहब। घर से सभी अपन इसी मूड में आए हैं कि जाएंगे, तैयारी करेंगे और नौकरी लगेंगे, लेकिन यहाँ पे किसी की योजना किसी दिशा में चली जाती है और किसी की योजना किसी दिशा में चली जाती है। इसलिए प्लीज मेरा आपसे निवेदन है, मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं कि मैं कोई मास्टर नहीं हूं, आपके भाई की तरह हूं। आप अपने भाई के साथ सहर्ष जैसे पढ़ सकते हो, ऐसे पढ़ सकते हो मेरे साथ। कंटेंट की बात रही तो आराम से इधर उधर तड़फड़ा के में देखना, कॉपी भरी मिलेगी आपको, लेकिन स्टोरियां खूब मजे बहुत दूंगा। गुरुजी वो तो दे रहे हो पता चल रहा है, लेकिन ऐसे नहीं। अमीर खुसरो की कितनी थी? 2। कितनी? नंबर 1 खैजाइन उल फतू है, नंबर 1। नंबर 2 मिफ्ता उल फतू है, नंबर 2। अमीर खुसरो की 2 पुस्तक थी, खैजाइन उल फतू है और मिफ्ता उल फतू है। खैजाइन उल फतुए में आक्रमण में जानकारी मिलती है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया उसकी, जबकि मिफ्ता उल फतुए में जानकारी मिलती है जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया उसकी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया उसकी जानकारी मिलती है खैजाइन उल फतुए, और जलालुद्दीन खिलजी ने किया उसकी मिलती है मिफ्ता उल फतुए। तो विचार यह आता है, क्या जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया उसकी जानकारी एक ही पुस्तक में है? नहीं, 2 में है। एक दूसरे इतिहासकार थे जिनका नाम था बर्नी, एक दूसरे इतिहासकार थे जिनका नाम था बर्नी, और बर्नी की पुस्तक हुआ करती थी तारीख ए फिरोज शाही। बर्नी की पुस्तक हुआ करती थी तारीख ए फिरोज शाही, और वर्णी की तारीख ए फिरोज शाही में जानकारी मिलती है जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया उसकी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया उसकी जानकारी कितनी पुस्तकों में? 2। कितनी? नंबर 1 मिफ्ता उल फतुए, नंबर 1। नंबर 2 तारीख ए फिरोज शाही, नंबर 2। मिफ्ता उल फतुए के लेखक कौन? अमीर खुसरो। मिफ्ता उल फतुए के तारीख ए फिरोज शाही के बर्नी, तारीख ए फिरोज शाही। अमीर खुसरो की कितनी? अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी खैजाइन उल फतुए।
जलालुद्दीन खिलजी की मिफ्ता उल फतू है। जलालुद्दीन खिलजी की दूसरी जानकारी तारीख फिरोज शाही किसकी है? बरनी। किसकी? तो क्या सर हम्मीर देव चौहान की जानकारी नहीं मिलती? हम्मीर देव चौहान की जानकारी देने वाले अनेक ग्रंथ हैं। जैसे कौन कौन से? यहीं पे याद करना है। मैं अब तक कम से कम आपको आज तक 20 किताबें याद करा चुका हूं। आज तक यदि अपन बात करेंगे ना, अभी लिख रहा हूं, लिखने के बाद अपन 20 किताबें याद कर चुके हैं। और यदि साहित्य को पढ़ने बैठोगे एक साथ तो 20 टोटल याद नहीं है, बीच में 20 में से कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। बताओ तो मुझे, सोमदेव की कौन सी? नरपतिनाल। सोमदेव की? सोमदेव की बोलो, सोमदेव की कौन सी? नरपतिनाल। सोमदेव की कौन सी? ललित विग्रहराज। नरपतिनाल की? नरपतिनाल की प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध कोश। प्रबंध कोश राजशेखर सूरी। पृथ्वीराज रासो। चंद्रप्रदाय। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज विजय। जहान अकबर। पृथ्वीराज विजय। हसन निजामी की ताज उल नासिर। हसन निजामी की मिनाजुद्दीन सिराज की तबकात नासरी। मिनाजुद्दीन सिराज की। अभी और आ रही हैं एक एक करके। आप जब इतिहास पूरा होगा ना, 150 किताबें याद हो चुकी होंगी आपको। और 150 किताबों के नाम नहीं, 150 किताबों के बारे में जानकारी पता चल चुकी होगी अपन को कि कौन सी किताब में क्या क्या लिखा है। बताओ, चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासो में कौन से युद्ध की जानकारी? तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सी? कुमार पाल ने अर्णोराज को पराजित किया कितनी पुस्तकों में? 2। कितनी? नंबर 1 प्रबंध कोश। नंबर 1। नंबर 2 प्रबंध चिंतामणि। पेपर में ऐसे ही आती हैं। वो जमाने गए जब पुस्तकों के नाम पूछ लिए जाते थे कि कौन सी पुस्तक के लेखक कौन है। अब नहीं पूछे जाते। अब पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी, इसकी जानकारी कौन सी पुस्तक में मिलती है? ये आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सगत रासो गिरधरासिया की लिखाऊंगा मैं, टेंशन मत करो, बनाओ, सब कुछ लिखाऊंगा। तो हम्मीर देव की जानकारी कौन कौन सी पुस्तक? पिछली बार आया क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के अपन सब लोग गलत करके आ गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था हम्मीर मद मर्दन में किसकी जानकारी मिलती है? नाम हम्मीर देव चौहान। वह हम्मीर देव चौहान तो ऑप्शन में नहीं था। खैर, ऑप्शन में आ गया हम्मीर देव हाड़ा और ऑप्शन में आ गया भूतला का युद्ध। सब लोग आंसर करके आए थे हम्मीर देव हाड़ा। पता चला भूतला के युद्ध की जानकारी है उसमें। तो नाम तो हम्मीर मदमर्दन और जानकारी भूतला के युद्ध की। तो इस प्रकार से पूछे जाते हैं और एक साथ याद करने बैठे ना, नहीं होंगे याद। तो हम्मीर देव की जानकारी कौन कौन सी पुस्तक में? तो हम्मीर देव की जानकारी देने वाला पहला ग्रंथ हुआ करता है हम्मीर हट। और हम्मीर हट के लेखक हैं चंद्रशेखर। हम्मीर हट के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। कौन है? दूसरा हुआ करता है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य। और हम्मीर महाकाव्य के लेखक है नैनचंद सूरी। हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नैनचंद सूरी। हम्मीर हट के लेखक चंद्रशेखर। हम्मीर हट, हम्मीर महाकाव्य, नैनचंद सूरी। हम्मीर महाकाव्य। एक ग्रंथ है, इसका नाम है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो दो हैं। एक हम्मीर रासो के लेखक हुआ करते हैं जोधराज, और एक हम्मीर रासो के लेखक है सारंगधर। हम्मीर रासो कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 जोधराज। नंबर 1। नंबर 2 सारंगधर। नंबर 2 हम्मीर हट के लेखक चंद्रशेखर। हम्मीर हट। हम्मीर महाकाव्य नैनचंद सूरी। हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर रासो कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 जोधराज। नंबर 1। नंबर 2 सारंगधर। नंबर 2 एक पुस्तक हुआ करती है हम्मीर बंधन। हम्मीर बंधन, और हम्मीर बंधन के लेखक हैं अमृत कैलाश।
हम्मीर बंधन के लेखक कौन है? अमृत कैलाश। हम्मीर बंधन, हम्मीर हट चंद्रशेखर। हम्मीर हट, हम्मीर महाकाव्य हेमचंद सूरी। हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर रासो कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 जोधराज, नंबर 1। नंबर 2 सारंगधर, नंबर 2। हम्मीर बंधन अमृत कैलाश। हम्मीर बंधन। एक हुआ करती है हम्मी रायन। भाड़ऊ व्यास या बुढ़ाऊ व्यास भी लिखा हुआ मिलेगा। हम्मी रायन के लेखक कौन है? भाड़ऊ व्यास। हम्मी रायन, हम्मीर बंधन अमृत कैलाश। हम्मीर बंधन, हम्मीर रायन, भाड़ऊ व्यास। हम्मीर रायन। एक हुआ करती राजा हम्मीर रा कवित्ते। राजा हम्मीर रा कवित्ते। और राजा हम्मीर रा कवित्ते के लेखक है भट्ट खेमा। राजा हम्मीर रा कवित्ते के लेखक कौन? भट्ट खेमा। हम्मीर हट चंद्रशेखर। हम्मीर हट, हम्मीर महाकाव्य हेमचंद सूरी। हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर रासो कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 जोधराज, नंबर 1। नंबर 2 सारंगधर, नंबर 2। हम्मीर बंधन अमृत कैलाश। हम्मीर बंधन। हम्मीर आयन भाड़ऊ व्यास। हम्मीर आयन। हम्मीर रा कवित्ते भट्ट खेमा। हम्मीर रा कवित्ते, हम्मीर रा कवित्ते। हम्मीर बंधन अमृत कैलाश। इनका नाम आपने सुना होगा, ये पूछी जाती हैं। हम्मीर बंधन अमृत कैलाश। हम्मीर बंधन। हम्मीर आयन भाड़ऊ व्यास। हम्मीर आयन। हम्मीर रा कवित्ते भट्ट खेमा। हम्मीर रा कवित्ते। आगे जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब वो एक पुस्तक और पढ़ेंगे इनकी, हम्मीर मद मर्दन जय सिंह सूरी। अभी ध्यान रखना है, हम्मीर हट के लेखक अमीर खुसरो की कितनी पुस्तक थी? 2। कितनी? नंबर 1 खैजाइन उल फतुह, नंबर 1। नंबर 2 मिफ्ता उल फतुह, नंबर 2। बरनी की तारीख फिरोसाई, बरनी की। हम्मीर हट चंद्रशेखर। हम्मीर हट। हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर रासो कितनी? कितनी? नंबर 1, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2। हम्मीर बंधन अमृत कैलाश। हम्मीर बंधन। हम्मीर आयन भाड़ऊ व्यास। हम्मीर आयन। राजा हम्मीर रा कवित्ते भट्ट खेमा। राजा हम्मीर रा कवित्ते भट्ट खेमा। राजा हम्मीर रा कवित्ते। बोलिएगा, हम्मीर हट के लेखक हम्मीर हट। हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर रासो कितनी? कितनी? नंबर 1, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2। हम्मीर बंधन। हम्मीर बंधन। हम्मीर आयन भाड़ऊ व्यास। हम्मीर आयन। राजा हम्मीर रा कवित्ते भट्ट खेमा। राजा हम्मीर रा कवित्ते। हम्मीर देव के समकालीन दिल्ली का शासक जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली का भतीजा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। पूछूंगा अभी, भतीजा कौन? रिश्ते कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2। अलाउद्दीन खिलजी का हम्मीर देव पर आक्रमण करने का पहला कारण, पहला कारण। दूसरा कारण साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण। तीसरा कारण महत। तीसरा कारण। चौथा कारण। चौथा कारण। पांचवा कारण। पांचवा कारण। साथी कौन? साथी कौन? चक्कर किसके साथ? चिमना बानो किसके साथ? किसके पास गए? हम्मीर देव चौहान। किसके पास? कहाँ की जागीर दी थी? जागना। कहाँ की? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया? कब किया? कितने भेजे? कितने? नंबर 1, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2। नंबर 3, नंबर 3। हम्मीर देव ने कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2। कौन मारा गया? भीम सिंह। कौन मारा? कहाँ पर? हिंदू बाट। कहाँ पर? खुद आक्रमण करने के लिए कब आया? कब आया? विश्वासघात कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2। नंबर 3, नंबर 3। लड़ते हुए कौन मारे गए? कौन मारे? पत्नी कौन? पत्नी कौन? बेटी कौन? बेटी कौन? क्या किया?
क्या किया, कौन सा साका, कौन सा, कब हुआ, कब हुआ, रणथंभौर किसको सौंपा, किसको, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है, किसने कहा, किसने, कौन से दुर के लिए, रणथंभौर, कौन सा, अमीर खुसरो की कितनी पुस्तक, कितनी, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, मिफ्ताह उल फतवे, नंबर दो, बरनी की तारीख फिरोसाई, बरनी की, अमीर हट, अमीर हट, अमीर महाकाव्य, अमीर महाकाव्य, अमीर रासो कितनी, कितनी, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, अमीर बंधन अमृत कैलाश, अमीर बंधन, अमीर आयन बाड़व व्यास, अमीर आयन, राजा अमीर कविते भट्ट खेमा, राजा अमीर कविते, सबको अपनी अपनी मैया की सौगंध नहीं बोलेंगे तो। अमीर देव के समकालीन दिल्ली का शासक, दिल्ली का, भतीजा कौन, भतीजा कौन, रिश्ते कितने, कितने, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, अलाउद्दीन खिलजी का अमीर देव पर आक्रमण करने का पहला कारण, पहला कारण था जेके का बदला, दूसरा कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण, चौथा कारण, पांचवा कारण, पांचवा कारण, साथी कौन, साथी कौन, किसके पास गए, किसके पास, कहाँ की जागीर, जागना, कहाँ की, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया, 1299, कब किया, कितने भेजे, कितने, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, अमीर देव ने कितने, कितने, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, आमने सामने कहाँ हुए, हिंदू वाट, कहाँ हुए, खुद आक्रमण करने के लिए कब आया, 1301, कब आया, विश्वासघात कितने, कितने, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, लड़ते हुए कौन मारे गए, कौन मारे, पत्नी कौन, रंग देवी, पत्नी कौन, बेटी कौन, बेटी कौन, क्या किया, क्या किया, कौन सा साका, कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर किसको सौंप गया, किसको, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है, किसने, किसने, अमीर खुसरो की कितनी पुस्तक, कितनी, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, मिफ्ताह उल फतवे, नंबर दो, बरनी की, बरनी की, अमीर हट के लेखक कौन, अमीर हट, अमीर महाकाव्य, अमीर महाकाव्य, अमीर रासो कितनी, कितनी, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, अमीर, सॉरी, अमीर बंधन अमृत कैलाश, अमीर बंधन, अमीर आयन बाड़व व्यास, अमीर आयन, अमीरा कविते भट्ट खेमा, अमीरा कविते, लिखो एक बार, कल नहीं थी, एक, एक लाइन भी रह जाएगी ना तो वही आ जाएगी पेपर में। ये समकालीन भी नहीं लिखा है, सही तूने लिखे हैं, अच्छा रणथंभौर शुरू ही करना है, उतारते जाइएगा।
बलवन। इनके समकालीन थे ये। जी।